हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक छोटा सा डिस्कशन बाकी है फ्रेमवर्क का, और उसके बाद इंडेस निकलता है, देखिए मुंह से। AS1 स्टार्ट करेंगे। चलो कॉपी में लिखो, लास्ट सेंटेंस लायबिलिटी था ना, देखो तो लास्ट पैरा। अब लिखो इक्विटी। किसको बोलते हैं इक्विटी? रेडी हो जाइए, बस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देरी करके फायदा नहीं है, हो गया 5 मिनट देरी। किसको बोलते हैं इक्विटी? कैपिटल को। कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन कैसे करोगे? क्या चीज है वो? ओनर्स का फंड, प्रोप्राइटर का फंड, शेयर होल्डर्स का फंड। इसका नया डेफिनेशन इस तरह से लिखोगे कि रेसिजुअल, रुको मैं लिखाऊंगा, रेसिजुअल इंटरेस्ट इन दी नेट असेट ऑफ द एंटिटी। सोच के बताइए मैंने क्या बोला? बचा हुआ इंटरेस्ट इन दी नेट असेट ऑफ द कंपनी। नेट असेट का मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। आप अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोले थे परसों मेरे को? इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। अब लायबिलिटी को उधर शिफ्ट करो, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। असेट माइनस लायबिलिटी को बोला जाता है नेट असेट। हाँ तो बोल दे, मुंडी हिलाना नहीं, यस बोलना। तो इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, वी कॉल इट नेट असेट। तो कोई तुमको इक्विटी डिफाइन करने बोले ना, तो उसको बोला करो इट इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट्स ऑफ द कंपनी। लिखो। हेडिंग इक्विटी लिख दिए। सी है ना ये? सी, गुड। हेडिंग दो इक्विटी। लिखो इट इज दी रेसिडुअल इंटरेस्ट इन दी नेट असेट of the entity। ये कॉपी कर लो। कोई होमवर्क दिए थे सम्स वगैरह? ओके, आज से मिलेगा, ठीक है। लिख लिए? लिखिए इट इज शेयर होल्डर्स फंड that is, ऐसे लिखोगे हाँ, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। In the case of a company, full stop कर दो। In the case of a proprietorship firm,
it is proprietor's capital. In the case of a proprietorship firm, it is proprietor's capital. बस आज के दिन बेटा, मतलब अभी अगला 1.5 महीना तक आप प्रोप्राइटरशिप के ही सम्स बनाओगे majority में. हार्डली कभी एक आध कंपनी के सम बनेंगे तो बनेंगे, अदरवाइज खाली प्रोप्राइटरशिप के सम्स बनेंगे. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उसके बाद स्टार्ट होगा. ओके, नाउ अगर एक सिंपल सा लैंग्वेज में हम आपको बोले कि ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये लाइन समझ में आता है? क्या बोला, रिपीट करो तो. ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस कैपिटल इंट्रोडक्शन माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. ये हम लोग जानते हैं, इसको वहां पर लिखो, ठीक नीचे में वी नो दैट करके लिखो. ओके, एक छोटा सा बात जानकारी के लिए रखोगे, काम हम लोग 1.5 महीना के बाद में लेंगे. आपको क्या लगता है ये जो ड्राइंग होता है, ये क्या चीज का ड्राइंग है? ऐसे मत बोलना रुपया का ड्राइंग है. कहने का मतलब यहीं से देख करके कुछ बोलो, क्या चीज का ड्राइंग है? यही सबसे बड़ा गलती है जिंदगी में. प्रॉफिट का ड्राइंग होता है. इंसान कैपिटल ड्रॉ कर लेगा अगर, धंधा कैसे चलेगा? धंधा में तो आप कैपिटल लगाते हो ना, तो आप कैपिटल ही इंट्रोड्यूस किए, फिर कैपिटल ही विड्रॉ किए, तो इंट्रोड्यूस काहे किए? तो हमेशा याद रखिएगा, हम लोगों के दिमाग में 11th 12th वगैरह में बीकॉम में ये डाल दिया जाता है कि ड्राइंग कैपिटल का होता है. ड्राइंग कैपिटल से माइनस इसलिए होता है क्योंकि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है. क्या बोला, फिर से बोलो. ड्राइंग कैपिटल से माइनस इसलिए होता है क्योंकि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है. आप मेरी बात पकड़े या नहीं पकड़ पाए? पकड़े ना. अब मैं आपको सिंपल सा बात बोलूंगा, आप खुद मानोगे, हाँ सर आप ठीक बोल रहे हो. मतलब लॉजिक हर चीज का आप मेरे से मांगना. अगर मेरे पास वर्ब माने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं रहेगा ना, तो वर्बल लॉजिक रहेगा. आप आराम से हमसे बात करना. इधर देखो, आप मानोगे मेरी बात को. देखो ये जो फिगर है ना बेटा, नेट प्रॉफिट का दिख रहा है, और ये जो ड्राइंग दिख रहा है 2 सर्कल, इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं ना, तो रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रिटेन्ड अर्निंग. मतलब अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने बिजनेस में रहने दिया. से इट इन इंग्लिश, इट इज दैट पार्ट ऑफ द अर्निंग विच वी retained in the business. We didn't draw. We kept it in the business so that business can grow. कैपिटल जितना रहेगा असेट काउंटर में रहेगा. बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटी बराबर होती है. जितना ज्यादा कैपिटल रहेगा उतना असेट रहेगा. बच्चों हाथ देखो जल्दी.
जितना आपका कैपिटल, ये लाइबिलिटी साइड, जितना आपका कैपिटल रहेगा उतना असेट रहेगा, जितना असेट है उतना अर्निंग कैपेसिटी है। कल आपने डेफिनेशन दिया था ना, असेट इंक्रीजेज इकोनॉमिक बेनिफिट, ये वर्ड बोला था ना। तो जितना असेट रहेगा उतना इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, जितना इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा उतना प्रॉफिट कमाएंगे, जितना प्रॉफिट कमाएंगे अगला बार और रिटेन करेंगे, और रिटेन करेंगे तो और असेट बढ़ेगा। दैट इज द आइडिया ऑफ गोइंग कंसर्न ना। हाँ तो बोल, गजब है। समझ में आता है तो भी वैसे, नहीं समझ में आए तो भी वैसे। रिएक्शन दीजिए बच्चों। सो इट्स फाइन, आप समझे। हमेशा याद रखिएगा, ड्राइंग इंसान प्रॉफिट से करता है, कैपिटल से तो माइनस करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। यू गॉट द पॉइंट। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा आगे। हाँ, 1.5 महीना बाद काम आएगा, अभी तो नहीं आएगा। 1.5 मंथ बाद ये लाइन मेरे काम आएगी। कॉपी में आगे लिखो। हाँ बोल मुन्ना। तो आप ऑब्वियसली कैपिटल से ड्रॉ कर रहे हो। यस, एट दैट टाइम यू आर ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। इसीलिए लॉसेस के केस में लोगों की ड्रॉइंग्स कम हो जाती है। जितना हो सके कम से कम ड्रॉ करो, ताकि बिजनेस को कैपिटल से प्रॉपर, मैं हिंदी नहीं बोल पा रहा हूं, आई मीन लेट देयर बी सम कैपिटल इन द बिजनेस। अगर कैपिटल भी प्रॉफिट की वजह से भी गिर रहा है, माने लॉस की वजह से भी कैपिटल गिर जाए, और फिर हम ड्राइंग भी कर लें कैपिटल और गिर जाए, तो धंधा करने के लिए कैपिटल नहीं बचेगा। इसीलिए देखिएगा, जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है तभी लोग थोड़ा थोड़ा ड्राइंग करते हैं। जब लॉस होता है ना, तो लोग ड्राइंग को रिलेटिवली कम कर देते हैं। तो उस वक्त जो पुराना रिटेन्ड अर्निंग रखा हुआ है ना, समझो कि उससे ड्रॉ कर रहा है। ये बेसिक आइडिया धंधा। नो प्लेन बात में ना, आप ये समझो हाँ, कि आप धंधा करने के लिए बैठे हो, आप बिजनेस कर रहे हो ना। तो बिजनेस में अगर कैपिटल नहीं रहेगा, पैसे, देखो एकदम सिंपल सा, आप ये इस बैलेंस शीट को देखो, ये है तभी ना यहां माल है यार, इधर है तभी ना इधर मसाला है। यस और नो? इसी को आप विड्रॉ कर लो, ये कम हो जाएगा कि नहीं? और ये कम हो गया तो अर्निंग कैपेसिटी गया कि नहीं? तो आप अर्निंग कैपेसिटी बनाने आए हो कि गंवाने? बढ़ाने आए हो ना। तो आप रखोगे ना बेटा कैपिटल में जितना हो सके प्रॉफिट को। ठीक है, चलो आगे कॉपी में लिखो इनकम। इनकम का डेफिनेशन आप लिखो कॉपी में। इट इज एन इंक्रीज in the economic benefits इतना सुंदर डेफिनेशन है इनकम का। सारे बच्चे जानते हैं इनकम क्या होता है। सेल्स इज एन इनकम, रेंटल इनकम इज एन इनकम, ब्रोकरेज रिसीव्ड इज एन इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, सब जानते हैं। लेकिन आप डेफिनेशन सुनिए, आपने कभी नहीं सुना होगा, मेरा गारंटी है आप खुश हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यस ढंग का कोई चीज पढ़ रहे हैं। सीए इंटर में दिमाग खुलेगा हम लोगों का। लिखिए, इट इज increase in the economic benefits which comes in the form of increase in asset oblique decrease in liability। अनुपम एक बार नीचे आओ ना। दैट रिजल्ट्स इन
results in increase in equity other than that relating to contribution from owners. पैराग्राफ को रीड करो 2 बार 3 बार, हाँ, एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड, पार्ट बाय पार्ट. रेडी? क्या बोल रहा है वो? इनकम एक इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट है. कल हम लोग बात किए थे कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है वो या तो इनकम के फॉर्म में आता है या कॉस्ट रिडक्शन के फॉर्म में आता है. याद है कल बात कर रहे थे, तो उसी को वापस से लिखा गया. देखिए, इनकम एक इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट का नाम है जो या तो असेट के बढ़ने के तरीके से अपने घर में आता है या लायबिलिटी के गिरने से अपने घर में आता है. मतलब कोई भी इनकम जब आएगा ना, आप तो जानते हो इनकम क्रेडिट होता है. आप फाउंडेशन में पढ़ते थे ना, क्रेडिट ऑल, 11-12 क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो जब कोई इनकम क्रेडिट होता है ना बेटा, तो जो डेबिट होता है वो या तो एक असेट होता है या एक लायबिलिटी होता है. सोचो क्यों? अगर असेट डेबिट हुआ तो मेरे पास असेट बढ़ा. इनकम से असेट बढ़ना चाहिए, बोलो हाँ या ना. अगर इनकम होता है तो असेट बढ़ना चाहिए कि नहीं? अभी जैसे मान लो आपने मेरे को ट्यूशन फीस दिया और मान लो वो मेरा इनकम है, तो मेरे को रुपया ही तो मिला रे बाबा. कैश डेबिट हुआ तो ही तो इनकम क्रेडिट हुआ. तो व्हाट इज कैश? इट इज एन असेट. हेलो, व्हाट इज कैश? इट इज एन असेट एंड दिस ट्यूशन फीस इज एन इनकम. तो इन इनकम ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ एन असेट. क्या? एन इनकम ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ एन असेट और इट रिड्यूसेस लायबिलिटी. अगर असेट के फॉर्म में नहीं आता है तो लायबिलिटी गिरती है. या तो असेट बढ़े या लायबिलिटी गिरे, बात तो बराबर है अपने लिए. अब इससे होता क्या? इनकम से अल्टीमेटली होता क्या है? आंसर इज इनकम से इक्विटी बढ़ता है. अब आप बताइए, इनकम अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में तब्दील होता है, तब्दील, कन्वर्ट. इनकम अल्टीमेटली कैपिटल बनता है, नेट प्रॉफिट बनता है. नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में घुसता है. कैपिटल मतलब इक्विटी हुआ. ठीक है ना? तो हम लोग लास्ट में बोलते हैं कि इनकम रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन इक्विटी. तो पहला हमने बोला इनकम इज नथिंग बट इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट. दूसरा हमने बोला इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन द असेट और डिक्रीज इन द लायबिलिटी. तीसरा हमने बोला इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन इक्विटी. अल्टीमेटली इक्विटी बढ़ता है. अच्छा लगता है भाई, इनकम आता है तो कैपिटल बढ़ता है ना, प्रॉफिट होती है ना, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है. इनकम माने यू फील गुड. तो व्हेन विल यू फील गुड? व्हेन योर कैपिटल ग्रोज अप. कैपिटल बढ़ना माने नेटवर्थ बढ़ना. नेटवर्थ माने पैसा. कल ही क्लास में बात हो रही थी, कल ना परसों, बच्चे बोले सर आपका नेटवर्थ बताइए, प्रॉफिट बताइए. हम बोले दो चीज दो लोगों से नहीं पूछना, आदमियों से उसका नेटवर्थ और औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछने का. क्या? बट एक चीज हमको बताओ, क्या इनकम से इक्विटी बढ़ता है? जल्दी. लेकिन अगर इक्विटी का बढ़ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर से आ रहा है तो वो इनकम नहीं है. अब इधर देख लो, इस इक्वेशन में सब कुछ बोल रहा है, वो सारा बात बोला हुआ है जो मैंने अभी बोला. ये इनकम है. हेलो, ये इनकम नहीं है. ये क्या है?
ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी ओनर्स। ये इनकम है, ये तो मालिक लोगों ने अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, भाई बिजनेस ठीक से चले। इनकम तो यहां से आया है ना, या इसी के कारण इनकम आया तभी ना ये बढ़ा ना। अब आप पूरे डेफिनेशन को वापस से पढ़ो। पहला, व्हाट इज इनकम? इट इज इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट। दूसरा, हाउ डज इट कम? इट कम्स आइदर बाई इंक्रीजिंग द एसेट और बाई डिक्रीजिंग द लायबिलिटी। आता है तो आजू बाजू में सब कुछ हिला देता है। इनकम जब आता है तो आजू बाजू में बहुत कुछ हिला देता है, या तो असेट को बढ़ा देता है या फिर लायबिलिटी को गिरा देता है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है? तीन तरीके से बोला गया, नहीं कितना सुंदर बोला गया, देख। अल्टीमेटली इक्विटी बढ़ जाता है, पर वो इक्विटी का बढ़ना नहीं है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू से आता है। ना ना, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू से इक्विटी आती है, असेट उससे भी बढ़ता है। बोलो, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू से इक्विटी आती है, बोलो असेट बढ़ता है कि नहीं? कैश तो वहां से भी आता है यार, पर जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश टू कैपिटल, वो टच आई ना। कैश टू रेंट, कैश टू सेल्स। इनकम चाहिए ना अपने को, वी आर डिस्कसिंग इनकम। तो देखिए कितना सुंदर डेफिनेशन। एन इनकम इज द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट अराइजेज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन एन एसेट और डिक्रीज इन अ liability which ultimately results into increase in equity other than capital contribution from the owners। कभी सोचे इस तरह का डेफिनेशन? नहीं। इनकम हम लोग तो जब पढ़ते थे छोटे में, तो इनकम मतलब जो आया घर में, इनकम क्या आई? हम लोग को ऐसे बोला टीचर, बोला आया ना जी कुछ अच्छे से, अच्छा आया ना कुछ, तो बोलो इनकम। हम बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं। सो ये है डेफिनेशन ऑफ इनकम। इनकम का रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट में लिखा दिए थे। बोलो क्या बोले थे? नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो बड़ा एस पढ़ेंगे। जब मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट लिखाया था ना, तो वहां इनकम का एक पैरा लिखाया था छोटा सा। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड माने रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, लिखना, एज एंड व्हेन इट इज अर्न्ड, एंड दैट इज कॉल्ड अक्रूअल। जब मैं अर्न्ड इनकम को लिखता हूं ना, मैं अक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करता। एक्चुअली मुझे अक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं बोला कि सुदर्शन जी अर्न्ड इनकम को लिखो इनकम, इसीलिए मैंने तुम्हारी ट्यूशन फीस को अभी तक इनकम नहीं लिखा, क्योंकि वो अर्न नहीं हुआ, रिसीव हो गया। जल्दी सोचो, तुम्हारा ट्यूशन फीस मेरे को रिसीव हो गया, पर वो अर्न नहीं हुआ। क्योंकि वो अर्न नहीं हुआ, इसलिए हम उसको इनकम नहीं लिख रहे हैं। बिकॉज इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड, बोलो, एज एंड व्हेन इट इज अर्न्ड, इट्स रिसीट इज इमटेरियल। अच्छा, इट्स रिसीट इज इमटेरियल माने इट्स रिसीट इज इमटेरियल सो फार एज रिकॉग्निशन ऑफ इनकम इज कंसर्न्ड। अदरवाइज दुनिया में रिसीट ही सबसे ज्यादा मटेरियल है। बोलो हाँ या ना? रुपया आना ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनकम रिकॉग्निशन को लेके बोला जा रहा है कि जब तक आप इनकम अर्न नहीं करते, लिखना मत। रिसीट पहले हुआ हो, रिसीट बाद में हुआ हो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। अर्न हो गया, लिख लो। एक्सपेंस का भी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल उसी दिन लिखा दिए थे। एन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड। पेमेंट में प्रीसीड और सक्सीड इट। पेमेंट में प्रीसीड और सक्सीड इट। सर, एक्सपेंस इनकर होने के पहले किया जाने वाला पेमेंट का नाम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस भी वर्ड बोली ना प्लीज। एक्सपेंस इनकर होने के पहले किया जाने वाला पेमेंट का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। और एक्सपेंस होने के, इनकर होने के बाद भी अभी तक नहीं किया अगर पेमेंट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर अगला साल अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे करते हैं तो क्या जर्नल होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बैंक। क्योंकि लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है ना अभी वो, अब वो एक्सपेंस का पेमेंट नहीं हो रहा है। वी आर नाउ पेइंग अ लाइबिलिटी। अच्छा बच्चों, आप जब क्लास करेंगे ना, आज तो चौथी क्लास है,
आप जब क्लास करेंगे ना, मैं हमेशा बोलूंगा एन एक्सपेंस इज ए लायबिलिटी, एन इनकम इज एन असेट। अभी अभी बोला देख, जब इनकम होता है तो इंक्रीज इन असेट होता है। अभी लिखे ना हम लोग, तो मैं ना दो चीज साथ में बोलूंगा कि एन इनकम इज एन असेट। तुम मत बोलना आदमी पागल है, तुम लोग इनकम तो इनकम है ना बे, मैं उसका काउंटर वाला बात बोल रहा हूं। इनकम तो क्रेडिट होता है ना बेटा, मैं डेबिट वाला माल बोल रहा हूं। क्रेडिट वाला तो तुम बोल ही दिया इनकम, मैं डेबिट वाला बोल रहा हूं। तो जब मैं बोलूं ना एन इनकम इज एन असेट, एन एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी। एक्सपेंस को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पे करना पड़ता है। इनकम को असेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिलता है। तो जो मिलता है वो असेट हुआ ना यार, डेटर नहीं बोलते हम लोग, डेटर इज एन असेट बोलते हैं ना। तो अगर कोई टीचर तुमको बोले ना एन एक्सपेंस इज ए लायबिलिटी, एन इनकम इज एन असेट, तो फील गुड अबाउट दैट। ये काम आएगा तुमको अपना पूरा अकाउंट्स का करियर बनाने में। ओके, एक्सपेंस का डेफिनेशन इनकम का डेफिनेशन को कॉपी करके लिखो। जहां जहां जो जो वर्ड चेंज करना है हम चेक करेंगे। ई नंबर पैरा करके लिखो। नो वीडियो सिग्नल, ओके। हे अनुपम, स्क्रीन ठीक करो रे ऊपर है। स्क्रीन ठीक करो। सो एक्सपेंस का आप लोग डेफिनेशन लिखिए। हाँ वो ठीक कर रहा जाकर के। लिख लिए? क्या लिखा बोलो? एन एक्सपेंस इज, हाँ, ए डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन द एसेट और इंक्रीज इन द लायबिलिटी दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू, अल्टीमेटली वर्ड होना जरूरी नहीं है, मैं बोलता हूं, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू decrease in the equity other than बताओ, other than के बाद क्या लिखा? withdrawal, other than withdrawal by owners। withdrawal जहां लिखे हो ना उसके ऑब्लिक में लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, ब्रैकेट में लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। लिख पाए? कॉन्फिडेंट है डेफिनेशन को लेकर के? चलो कॉपी में, हाँ बोलो क्या बता? डिविडेंड को बोलते हैं रे, जैसे कंपनियों में हम लोग अभी तुमको 2 मिनट पहले देख मैं क्या बोल रहा था, एक बच्चा लास्ट सेंटेंस को, लास्ट वर्ड को एक्सप्लेन करने बोल रहा है, सबको ध्यान दो। अभी 15 मिनट पहले मैं बोला, इधर देखो हाथ मेरा, कि ड्रॉइंग प्रॉफिट से होता है। अपन माने थे हाँ ड्राइंग प्रॉफिट से होना भी चाहिए। कंपनी में शेयर होल्डर लोग मालिक होते हैं, लेकिन कंपनी एक लीगल एंटिटी है अलग से। बोलो हाँ, कंपनी का बुक्स अलग बनता है, तभी तो तुम लोग को कंपनी अकाउंट्स पढ़ाएंगे रे बाबा। आपका 30-40% सिलेबस नॉन कॉर्पोरेट है,
बाकी 60% और ग्रुप 2 सारा ही नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। सॉरी, क्या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। हाँ, 30-40% खाली नॉन कॉर्पोरेट है। 1.5 महीना आप नॉन कॉर्पोरेट पढ़ोगे, 4.5 महीना कॉर्पोरेट पढ़ोगे। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने अभी अभी बोला कि प्रॉफिट से ड्राइंग करता है आदमी। कंपनी कैसे बोलती है मालूम? प्रॉफिट से हम डिविडेंड देते हैं। हाथ देखो यार मेरा, क्या बोला? प्रॉफिट से हम डिविडेंड देते हैं। गॉट द पॉइंट अगेन, कि कॉर्पोरेट में बोला जाता है ये मैंने प्रॉफिट कमाया, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया डिविडेंड के रूप में। आप डिविडेंड नाम तो सुना होगा। क्या होता है डिविडेंड? जो कंपनी शेयर होल्डर को देता है। क्या देता है मतलब? नहीं, देता क्या है? देता क्या चीज है? रुपया देता है ना, हमको ये बताओ। पहले ये बताओ, रुपया देता है ना? हाँ, तो ये बोलो ना पहले। जो कंपनी प्रॉफिट से शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड देता है रुपया के फॉर्म में, कैश देता है। ओके, सो डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट in the form of cash by the company to the shareholders। but distribution of profit ही होता है ना। अभी आपने बोला ना distribution of profit, तो वो distribution of profit to whom? shareholders। वही है distribution to owners। तो सर इस तरह का बात आप बोल रहे हैं लगातार, लग रहा है कंपनी के लिए सब कुछ बना हुआ है। इक्विटी वर्ड कंपनी के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड कंपनी के लिए होता है, तो पूरा कंपनी पे फोकस क्यों है? आई मीन आपका सारा नोट, सारा डिस्कशन, ये जो पूरा प्रीफेस हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेमवर्क, इसमें फील आ रहा है कि कंपनी वाला ही टाइप का। जब बैलेंस शीट खोलते हैं आप रिलायंस का खोलते हैं, कोई इंडिविजुअल आदमी का काहे नहीं खोलते हैं? नहीं होता, कैसे नहीं होता है? मैं दिखाऊंगा अपना, मेरे को बोलने दो। ये इसलिए है बेटा कि फ्यूचर आप लोगों का कंपनी में ही है। आप लोगों का, आप जो सीए बनने के बाद का लाइफ गुजरेगा वो कंपनी में ही गुजरेगा। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये छोटा मोटा कहानी सब ना, ये रियल लाइफ का हैपनिंग थिंग नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप अपना छोटा मोटा धंधा करोगे तो अलग बात है, अदरवाइज बेसिकली यू विल बी एम्प्लॉयड बाई कंपनीज। इसलिए पूरा पढ़ाई भी जो है ना वो कंपनी फोकस्ड है। अब कितने इंडिविजुअल सुने होंगे जो लोग ये फॉलो करता है, लेकिन कंपनी का कंपलसरी ऑडिट होता है। बोलो हाँ, और ऑडिट हुआ तो एएस फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कहानी खत्म हो गई ना, उनको एएस फॉलो करना ही है। तो आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसा फील होगा कि योर सिलेबस इज टिल्टेड मोर टूवर्ड्स कंपनी अकाउंटिंग। बट साथ साथ में आप नॉन कॉर्पोरेट भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चल आगे लिखो। आ, 12 नंबर पैरा या 13, ये बताओ। 12 ना, लिखो। कैपिटल मेंटेनेंस। एक बच्ची ने बोला डेफिनेशन वापस से रिपीट करो। लाइबिलिटी एक्सपेंस वाला। उर्वशी, एक्सपेंस वाला डेफिनेशन रिपीट करने बोल रहे हैं क्या? यस सर। हम लोगों ने क्या बोला? एक्सपेंस इज एन या इज ए डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स which comes in the form of decrease in the asset oblique increase in the liability, which results into decrease in the equity other than the withdrawal by the owners, या other than the distribution to the owners। चलो, कैपिटल मेंटेनेंस ये इस टॉपिक का, माने इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके ऊपर 2-3 छोटे छोटे सम्स हैं, एग्जाम के पॉपुलर सम्स हैं। जैसे वो वाला सम करवाए थे ना,
गोइंग कंसर्न नॉन गोइंग कंसर्न वाला, उसका आज होमवर्क भी देंगे, याद रखना। क्लास से जब जाओगे आज के बाद एक तो फंडा बना लो कि रोज ये पूछ के जाओगे आज का होमवर्क क्या है। ओके, आपकी आदत हो जाती भागो बस होमवर्क नहीं मिले, पूछ के जाना कि आज का होमवर्क क्या है। तो आज से कल से अब आपको होमवर्क मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा लाइन लिखता हूं, देखो। मेरा ओपनिंग कैपिटल है 10,000, मैंने प्रॉफिट कमाया 5,000, मैंने ड्राइंग किया 4,000, मेरा क्लोजिंग कैपिटल है 11,000। ठीक लिखा है मैंने? डिड आई मेंटेन माई कैपिटल or I lost my capital? Did I maintain my capital? How do you say that? वहां 10 का था, यहां 11 का है। थैंक यू, कंटिन्यू करो इस बात को। सर शुरू आप 10 से किए थे, साल जब खत्म हुआ आपका आप 11 में खत्म किए। मतलब आपका सिंपल सा लॉजिक ये है कि इफ योर क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन योर opening capital, you can say that you have maintained your capital. rather increase बोलिए सर, maintained क्या है? maintained बोलिए, increase भी maintained में आता है, माने maintained और lost ये बोलना है। तो हमने कैपिटल मेंटेन किया। जानते बेटा, इस ये जो आपने बोला ना अभी, सर आपने मेंटेन किया, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। कुछ लोग इसको MCM भी बोलते हैं, मॉनेटरी कैपिटल मेंटेनेंस। आप लोग फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस बोलोगे क्या? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अब जरा ऐसे देखो तो, जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया ना साल के बिगिनिंग में, तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था ना बच्चों, आप इन्फ्लेशन जानते हो? महंगाई। तो महंगाई का एक इंडेक्स होता है, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था ना वो था 100, और यहां पे इन्फ्लेशन इंडेक्स है 126। अब जरा सेम डेटा पे कुछ बोलो तो। सर हम लोग समझ ही नहीं पाए क्या बोल रहे हो आप, कोशिश करो समझने का। 18-19 साल का बच्चा चीजें देख के भी बहुत कुछ समझ जाता है, और आप स्मार्ट हैं, आप मेहनत करो। सर आपने बोला कि ये तो बताओ। मैं बोला व्हेन आई स्टार्टेड द ईयर ना मुन्ना, माई कैपिटल वाज 10,000 बट इन्फ्लेशन इंडेक्स वाज 100। 1 year later my capital was 11,000 but inflation index was 126। क्यों नहीं है? क्या नाम बेटा तेरा? लास्ट बॉय ध्रुव। क्या बोल रहा है बेटा तुम? मतलब मैं सुना, बोलना कितना होना चाहिए? हाँ, थोड़ा अब सजा के बोल दे बेटा। वो बच्चा कैसे बोला देख, स्मार्ट है, बाद में मेरे को जो चाहिए मैं उसे निकलवा लिया। वो बच्चा क्या बोला देखो, वो बोला 100 से इन्फ्लेशन इंडेक्स 126 गया, और आपका कैपिटल 100 से 110 गया। वैसे करके देखा, वो इसको 100 देखा ना, इसको भी 100 बनाया। मैं क्या बोलता हूं, इसको 100 मत बनाओ, अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए? 12,000। ऐसे बात करो मेरे से। यू टॉक राइट, यू टॉक इन दिस वे प्लीज। ओके, तो बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स, द वे द इंडेक्स हैज राइजन, मेरे पास 1 साल के बाद 12,600 रुपया होना चाहिए। पर क्या मेरे पास 12,600 है? कितना है मेरे पास? 11,000। मतलब 1600 क्या? 1600 ना कि 2,600? 1600। आगे बोलिए 1600 क्या? कम। तो जानते हो आप क्या बोलेंगे? आप बोलिएगा
माई रिटेन्ड अर्निंग इज -1600। 1600 कम क्यों हुआ? नहीं अभी रुकिए, मेन बात पे आने दीजिए बच्चों को। 1600 कम प्राइस राइज की वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे ज्यादा ड्राइंग करने की वजह से हुआ। ओ सर, उधर से कान पकड़ रहे हैं, उधर से ही पकड़ना है सर। नहीं समझे, मेरे ज्यादा ड्राइंग करने से कैसे हुआ? तुम अगर ड्राइंग कम करते, क्या 12,600 नहीं होता? बोलो ना यार, तुम अगर ड्राइंग कम करते तो 12,600 हो पाता कि नहीं, हमको बताओ। होता ना? तो उसको इस एंगल से देखना है, ये नहीं देखना दाम बढ़ गया हम क्या करें। अबे तेरे पास बहुत कुछ करने को था, तुम नहीं किया, तो हम क्या करें? नहीं, तुम ये बोलो, अगर हमने ड्राइंग कम किया होता तो मेरा कैपिटल मेंटेन हो गया होता। यस और नो? तो फिर हम लोग यहां पे ऐसे बोलेंगे, हैड माई ड्राइंग बिन लोअर। आगे बोलिए यार, फिंगर देखिए, हैड माई ड्राइंग बिन लोअर बाई 1600 रुपया। खाली 1600 रुपया ड्राइंग अगर हम कम कर लेते तो कैपिटल 1600 रुपया से बढ़ जाता, तो 12,600 हो जाता, तो तुम बोल देता ना हाँ कैपिटल मेंटेन हो गया। बोली हाँ। तो इन दैट केस ड्राइंग को 1600 कम करना है, माने 2,400 अगर मैं ड्राइंग करता तो देखो 10 + 5 15,000 -2,400 इज इक्वल टू 12,600 हो जाता। तो ये जो नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग आया ना तुम लोग का, कि भाई तुम बोलो ना मेरा कम हो गया 1600 रुपया से, एक तो जो बोलते हो ना कम हो गया, उसको बोलो माई रिटेन्ड अर्निंग इज नेगेटिव। क्या बोलोगे? माई रिटेन्ड अर्निंग इज नेगेटिव। और जितना तेरा नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग आता है ना, उसको बोलो दिस इज माई एक्सेस ड्राइंग, दिस इज माई एक्सेस ड्राइंग। हैड माई ड्राइंग बीन लेस बाई दिस अमाउंट, I could have maintained my capital। हम आपको परेशान कर दिया, समझ में आया? जल्दी आया ना समझ में? बाकी सर एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बट बात मेरा समझ में आ गया। नाउ टेल मी, इधर ये जो कैपिटल वाला बात हुआ ना, अभी जो मैंने बात किया, इसमें इंडेक्स नंबर का बात हुआ, पहली बार में नहीं हुआ था, पहली बार में प्लेन बात हुआ था। पहली बार समझे कौन सा वाला? विदाउट इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन के साथ ये बात होता है ना, इसको बोला जाता है फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर। देखो तो परचेजिंग पावर बोल के कोई वर्ड पास्ट में कभी ना कभी सुने हो क्या तुम? कौन से टॉपिक में? इकोनॉमिक्स में। सर इन्फ्लेशन ही पढ़ा रहे होंगे। परचेजिंग पावर का मतलब ही इन्फ्लेशन होता है। जब इन्फ्लेशन होता है तो रुपया का परचेजिंग पावर गिर जाता है। तो इन्फ्लेशन के चैप्टर में ही तो हुआ था ना ये। तो 12,600 के डिस्कशन का नाम क्या है? कैपिटल मेंटेनेंस एट, देखो इधर, कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर। हाँ बेटा एक बार और, क्या 3 बार समझाएंगे, चिंता ही मत करो नंदिनी जी, 2-3 बार समझाएंगे। आर वी ओके इन दिस? श्योर। अब एक और चीज देखो तो, सेम चीज को कुछ और तरीके से बोलते हैं। ये 10,000, ये 5,000, ये 4,000 और ये 11,000। हाँ, इसमें 2 चीज हम लोग पढ़ चुके, खाली समझा रहे हैं, अभी लिखाए कुछ भी नहीं है। देन वी विल बी राइटिंग थिंग्स, विल बी डूइंग एग्जाम्पल्स, विल बी डूइंग सम्स फ्रॉम द बुक ऑल्सो। सी हियर, मेरा ओपनिंग कैपिटल 10,000, मैंने कमाया 5,000, मैंने ड्राइंग किया 4,000 और आज मेरी क्लोजिंग कैपिटल है 11,000। अब हम दूसरा स्टाइल से इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं, खाली स्टाइल को जरा चेक करो। हाँ, ये जो 10,000 रुपया था ना, ये वाला, हम जब धंधा स्टार्ट किए थे ना इस साल का, इस 10,000 रुपया से हम 5,000 यूनिट
यूनिट ऑफ माई गुड्स एट ₹2 खरीद पाते थे। क्या बोला? 5,000 यूनिट्स एट ₹2 हम इस 10,000 रुपीज से खरीद पाते थे। जल रहा बत्ती? आज के दिन इस सामान का ₹2 वाला सामान का दाम हो गया ₹2.60 और हम 5,000 यूनिट खरीद पाएंगे क्या? नहीं ना? क्यों नहीं? थैंक यू, आप पकड़ ली चीज को। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? हो जाता ना। तो तुम तो थोड़ा आगे भाग गया, थोड़ा बैक में आते हैं, थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं सबको लेके। 5,000 यूनिट आज खरीदने के लिए फिर कितना पैसा चाहिए? 13,000 चाहिए। तेरे पास 13,000 है? कितना है? 11,000 है। तो कितना शॉर्ट है? तो 2,000 शॉर्ट मत बोलो। शॉर्ट तो बोलता है तुम, ठीक है, स्मार्ट है। अब बोलो 2,000 इज माई नेगेटिव रिटेन अर्निंग। अब ऐसे भी मत बोलो इज माई नेगेटिव रिटेन, बोलो ये मेरा एक्सेस ड्रॉइंग है। अगर हम 2,000 रुपया से ड्रॉइंग कम किए होते तो मेरा कैपिटल मेंटेन हो जाता। अच्छा, ये भी एक तरह से इन्फ्लेशन का ही कहानी है ना रे। सामान का दाम ₹2 से बढ़ के ₹2.60 हो गया। और यहां क्या बात है? इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 का 126 हो गया। अब जो भी बीकॉम में, इकोनॉमिक्स में, जिस किसी क्लास में तुमने ये वाला चीज पढ़ा है, मुझे ठीक से जवाब देना। ओके? नहीं जवाब दोगे कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, बट कोशिश करना। 100 126 हुआ, 100 126 हुआ, ये इंडेक्स है। इंडेक्स है ना इन्फ्लेशन का। पर ये मान लो चावल का दाम है, राइस 2 का ₹2.60 क्यों हुआ? ये 30% क्यों बढ़ा? और इन्फ्लेशन इंडेक्स 26% क्यों बढ़ा? ये देखो ना, 100 का 126 हुआ ना। हाथ दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये 100 का 126 हुआ ना। माने इफ दिस इंक्रीज्ड बाय 26%, देन चावल का दाम शुड ऑल्सो गो अप बाय 26%. Why did it go by 30%? Why did it go up by 30%? गुड. क्या नाम बेटा तेरा? मयंक. देखिए क्या बोला बच्चा. बोला सर पढ़े कहीं ना कहीं फाउंडेशन में 9, 10, 11, 12 में. बोलता ये जो चावल है ना, ये आप जिस चीज में डील करते हो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, इसका भी दाम बढ़ रहा है. और ये जो इंडेक्स है ना सर, ये एवरेज है, इसमें 12-13 आइटम आता है, चावल, दाल, गेहूं, दूध, मछली, बहुत सारा चीज आता है सर इसमें, जौ, बार्ली सब आता है इसके अंदर, वेजिटेबल्स, घी, तेल. क्लियर? तो सर ये जनरल प्राइस इंडेक्स है. क्या है ये? हाथ देखते रहना, ये वो करूं, हाथ देखते रहना. ये जनरल प्राइस इंडेक्स है. और ये यस वेरी फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी. आलोक राज आप सही हैं. नंदिनी जी समझा रहा हूं मैं. हाँ, ये स्पेसिफिक इंडेक्स है या स्पेसिफिक आइटम का दाम बढ़ा है ₹2 से ₹2.60, क्योंकि हम चावल में डील करते हैं. मेरे लिए चावल का बढ़ा हुआ दाम ज्यादा परेशान करेगा या इंडेक्स वाला दाम? चावल का दाम ज्यादा परेशान करेगा मेरे को. हम तो उस पर कंसर्न रहेंगे ना. बोलिए हाँ या ना. तो ये वाला जो कैपिटल मेंटेनेंस है ना, ये वाला कौन सा? चावल वाला. इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस. क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस. अभी मैंने तीनों को खाली ऊपर ऊपर से समझाया. अभी अंदर से जाकर के हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, सेम चीज दोबारा करेंगे विथ चेंज्ड फिगर्स एंड देन सम्स बनाएंगे. नाउ यू टेल मी, तीनों फिगर तेरे को ध्यान में? 3 एग्जाम्पल हम दिए. सर 3 कहां दिए? 3 दिए ना. एक प्लेन वाला, प्लेन में, एकदम प्लेन वाले में मेरा रिटेन्ड अर्निंग पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? थैंक यू. कितना रुपया? 1000. वेरी गुड. 1000 रुपीज पॉजिटिव था, क्योंकि 10,000 बिकेम 11,000 इन 1 ईयर्स ऑफ टाइम. याद तो होगा वो एग्जाम्पल. और रिपीट करो, जिनको जिनको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, देख देख के बोलो. सेकेंड वाले में जब मैं
परचेजिंग पावर का बात कर रहा था, जब मैं जनरल प्राइस इंडेक्स का बात कर रहा था, मेरा नेगेटिव था रिटेन्ड अर्निंग। कितना रुपया से? 1600 से। तो 1600 का रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव को, किसी का माइक ऑन हो गया है जूम क्लास में, अभिज्ञान गुप्ता, थोड़ा माइक ऑफ कर दे बेटा। माइक ऑफ करना ना, म्यूट करना, क्या बोलना है मेरे को? म्यूट करना। हाँ वो कर दिया, थैंक यू। ये सब हम सीख जाएंगे धीरे धीरे। दिस बॉय इज टीचिंग मी। क्या नाम बेटा तेरा? गौरव। ओके। ये मेरे दोस्त का भतीजा है, अपना भतीजा मतलब चाचा है मेरा दोस्त इसका। हम लोग साथ में एक ही जगह में, यहाँ मैं रहता था और सामने वाली रूम में वो रहता था, इसका चाचा। हम लोग दोनों में एक बार, इसमें और मेरे चाचा, मैंने इसके चाचा में और मेरे में एक कंपटीशन हो गया कि कौन कितना रोटी खाएगा। मुझे लगा वो नहीं जीत पाएगा मेरे से। मैं 16 रोटी खाया उस दिन, उसका 19 हो गया था तब तक, और वो रुका नहीं। इंटेलिजेंट था इसका चाचा भी बहुत। चलो लिखो। अच्छा, दूसरा वाला क्या कंक्लूड किए थे बेटा हम लोग? 1600 रुपया नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग आया था, और हम लोग उसको कैसे बोले थे? अगर हम 1600 रुपया से ड्राइंग कम किए होते तो कैपिटल मेंटेन हो जाता, बोले थे ना ये बात। और उसका नाम क्या था उस कैपिटल मेंटेनेंस का? सीपीपी। हाँ, फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर। और फिर जब स्पेसिफिक वाला सामान का दाम देखा, जिसको फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस बोलते हैं, वहां तो मेरा 13,000 कैपिटल होना चाहिए था, जबकि वो हुआ था 11,000। तो 2,000 रुपया का कैपिटल मेरा नेगेटिव हो गया था, रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव हो गया था, ड्राइंग ज्यादा हो गया था। अगर मैं 2,000 का ड्राइंग कम कर लेता, आप देखो ना यहाँ पे, अगर मैं 2,000 का ड्राइंग कम कर लेता, 2 ही करता, 4 माइनस 2, अगर मैं 2 करता तो 1 10 5 15 माइनस 2 इक्वल टू 13। अगर मेरे पास 13,000 रुपीज होता, नहीं तो क्या मैं 5,000 यूनिट खरीद नहीं पाता 2 रुपया 60 पैसा में? तो हम बोलते हम फिजिकल कैपिटल मेंटेन कर लेते। तो ये 3 आइटम पे ना क्वेश्चन आता, कभी कोई सा वाला, कभी कोई सा, कभी तीनों मिला के एक साथ, एक ही क्वेश्चन में तीनों मिला देता है। कई बार ये सम आता है। आप समझ पाए ठीक से? आप कॉपी में लिखो, दोबारा समझने का कोशिश करो। जो पहली बार में नहीं समझे वो अभी समझो। लिखो फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस ट्वेल्व चल रहा है ना, 12 को ए में लिखो। रोमन 1, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज, गौरव यहां से तो एकदम अच्छा दिख रहा है, वहां से यहां ले आए। अभी बच्चों को, मतलब वो जो बच्चे बेचारे मैसेज लिख के दे रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, और वो जो तुरंत हट जाता था ना, वो रह गया, और आराम से हम देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी अच्छा हो गया। क्या लिखा? इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल। कोई आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं देखना, कोई आपको स्पेसिफिक सामान का दाम नहीं देखना, खाली कैपिटल और कैपिटल मैच कराना है। क्या लिखा? इफ क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन द ओपनिंग कैपिटल, आवर फिनेंशियल कैपिटल is maintained. Is maintained. And को नहीं, एंड मत लिखो, फुल स्टॉप करो। आवर रिटेन्ड अर्निंग इज
Our retained earning is closing capital minus opening capital. इक्वल रहने से भी आप मेंटेन करोगे, रिटेन्ड अर्निंग 0 बोलना पड़ेगा। हाँ मेंटेन हुआ है, आपका मेंटेन हुआ है, बस रिटेन्ड अर्निंग का आंसर पूछे तो 0 बोल देना। 2 क्वेश्चन पूछता है, वेदर इट इज मेंटेन्ड और नॉट, व्हाट इज द रिटेन्ड अर्निंग। तो आप मेंटेन्ड और नॉट का आंसर देंगे यस, रिटेन्ड अर्निंग का आंसर देंगे 0। इसको कॉपी करो बेटा। ओके, ये कैपिटल मेंटेन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। रिटेन्ड अर्निंग अगर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, हाथ देखो, रिटेन्ड अर्निंग अगर आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो वो कैपिटल मेंटेन हुआ है, इसीलिए दिख रहा है। ठीक है, नीचे लिखो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट current purchasing power. लिखो continuing with the above example। लिखो continuing with the above example if GPI, फुल फॉर्म लिखो जनरल प्राइस इंडेक्स, on the first date is 112 112 and on the last date GPI general price index on the first date is 112 and on the last date is 134। राउंड ऑफ में फिगर लिखोगे, माने डेसिमल में मत लिखना, ठीक है। फाइंड रिटेन्ड अर्निंग बस। अब सुनो कैसे करते हैं, डेटा तो यही वाले लेने हैं। देखो कंटिन्यूइंग विद द अबव एग्जांपल। अब आपको ये देखना है कि ये जो 40,000 रुपया ये जब हम लगाए थे तो इंडेक्स क्या था और आज इंडेक्स क्या है, दोनों आंसर दो। जब लगाए थे तो 112 था और आज 134 है। तो आपका 112 जब 134 हुआ तो आपके 40,000 को कितना होना चाहिए, तभी ना आप परचेजिंग पावर को मेंटेन करोगे, यस और नो। तो आप ऐसे लिखोगे रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू
47,857। आपका 48,571 कैसे आया? ये है ना अपना आंसर? नहीं, उधर प्रियांशु बजाज बोल के कोई लड़का है। ये कैपिटल आपका होना चाहिए। अगर इससे कम आपका कैपिटल है तो आप नेगेटिव में हैं, क्लोजिंग कैपिटल। और अगर आपका कैपिटल इससे ज्यादा है तो आप बढ़िया हैं। अब बताइए एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्या करते तो हो जाता? विड्रॉवल अगर कम करते तो हो जाता। इसीलिए तो ड्राइंग में ही सारा खेला है। स्टोरी वहीं से चालू की थी, अगर आपको याद है तो, कि ड्राइंग प्रॉफिट से होता है, ड्राइंग प्रॉफिट से होता है, ड्राइंग प्रॉफिट से होता है। क्या पूरा डिस्कशन उसी के आजू बाजू नहीं घूम रहा है? इसका ना आप जब सम बनाओगे, मान लो किस तरह का सम आएगा उस पर डिपेंड करेगा। ये पूरा वर्किंग पहले कर दीजिएगा। देखो कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट सम था ना, इधर देखो, ये पूरा वर्किंग करके 44,000 तक पहुंचा दीजिएगा। ऐड लेस करके 44 तक ले आइएगा। फिर नीचे लिखिएगा रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल एज पर इन्फ्लेशन इंडेक्स, फिर ये वाला लिख दीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। 44,000 के ठीक नीचे लिखोगे 47,000 को, फिर माइनस कर दीजिएगा, तो आपको रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव में आ जाएगा। मैं क्योंकि दोनों सम को एक ही साथ बनाने का किया बोल करके मैं ये डेटा को रिपीट करके सेकंड में नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर में मेरा लिखा हुआ था। अब लिखो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। लिखिए हियर वी सी, हियर वी सी द स्पेसिफिक changes in the prices of the goods in which we deal। एक बार मुझे फिर से बताओ मैंने क्या बोला? Here we see the changes in the prices of the goods in which we deal। जिस गुड्स में हम डील करते हैं हम उसका प्राइस देखेंगे। जनरल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, गिर रहा है, ठीक है, पर हमारा परेशानी तो हमारे सामान में होगा ना। इंडिया का इन्फ्लेशन 5% है, मैं जिस सामान में डील कर रहा हूं साला 30% है, तो मेरे को तो और केयरफुल रहना पड़ेगा ना। मेरा कैपिटल तो फट से खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा वो सामान, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा और बहुत कम ड्राइंग करना पड़ेगा। लिखो कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, say at the beginning, the price of rice ब्रैकेट में लिखो आवर गुड्स,
was 40 per kg। तो हमको इसी से बताओ, एट द बिगिनिंग वर्ड लिखा दिए थे, तो मुझे बताओ अगर 40 पर केजी चावल था एक साल पहले, तो हम कितना केजी चावल खरीद पाते थे आज के एक साल पहले? 1000 केजी। तो मेरी कैपिटल मुझे 1000 केजी राइस खरीदने के कैपेबल बना के रखी थी। माई कैपिटल मेड मी इनफ कैपेबल टू बाय 1000 केजी ऑफ राइस। तो एक साल बाद मुझे 1000 केजी राइस खरीदने का औकात रहना चाहिए, तभी तो मैं फिजिकल कैपिटल मेंटेन कर पाऊंगा। दिस आई कंक्लूड। लिखो, एट द एंड ऑफ द ईयर द राइस वॉज कोटिंग एट, ट्रेडिंग लिख देना तुम लोग, द राइस वॉज ट्रेडिंग एट 42.40 पर केजी। फोर्टी 42.4 बोला ना, इस बार मेंटेन हुआ ना कैपिटल? गुड। क्यों बताओ? चावल का दाम उतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए एज पर जीपीआई। नॉर्मली बाकी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े, चावल के दाम उतने नहीं बढ़े। तो आई एम बेटर ऑफ, सो फार एज माई बिजनेस गोज, हम थोड़ा ज्यादा सेफ्टी में हैं। हाँ, विड्रॉ कम किए, गुड। लेकिन अच्छा किए ना बेटा, विड्रॉ कम किए तो। बच्ची बोल रही सर विड्रॉ कम किए, दैट इज व्हाट इज नीडेड। कम विड्रॉ करो, कम। सो नाउ मेरा ना ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या था टॉपिक का नाम? टॉपिक जब शुरुआत किए थे तो टॉपिक का नाम क्या दिए थे? नहीं, चैप्टर, टॉपिक नहीं, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्या बोला था मैं? फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, रूपरेखा तैयार है, ऐसे मत बोलो, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोल, ये तो डिक्शनरी मीनिंग हो गया। जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विल कम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जनरल रूल है, इसमें असेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, सब आपको बता दिया गया। ठीक है, आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर कोई एएस किसी असेट के बारे में कुछ और बोलेगा तो हम वही फॉलो करेंगे, पर अगर वो कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम उसी असेट का अकाउंटिंग इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके करेंगे। तो ये मीनिंगलेस डिस्कशन नहीं था, 3.5 क्लास हम लोगों को लगा, बट वी डिड समथिंग गुड। एंड मैंने आपको बताया ये कब यूज में आएगा। ओके, एक बार ना बुक में पता नहीं ये वाली बुक आप लाए हो या नहीं, आप यहां से सम यहां से पढ़ लो मेरे बुक से, और इस सम को सॉल्व करो। सेवन नंबर सम।
जो लोग जूम क्लास में भी है ना, वो सम यहीं से देख लो, कोई फोटो वोटो नहीं चाहिए। 1.5 लाइन का सम है, देख लो फिर सॉल्व करो। सीएमए की बुक में अलग से टॉपिक नहीं है ना, ये आप यहीं से करोगे 2 सम, जो भी करना है, जो मैं करा रहा हूं वही। क्लियर नहीं है फोटो? ओके। देखो सम को क्या बोल रहा है। 1 जनवरी को क्या सीन था? 12,000 की कैपिटल थी। कितना यूनिट खरीदे थे आप? 6,000। कितना रुपया करके? 2 रुपया करके। 1 साल के बाद क्या किए उसको? 3 रुपया में बेच दिए। तो कितना प्रॉफिट कमाए? 2 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेचे तो 6,000। अच्छा, अमाउंट में बोल दिया, मैं बोल रहा था 1 रुपया इंटू 6,000, 6,000 रुपया कमाए। फिर क्या किए? पूरा 6,000 ही विड्रॉ कर लिए। हेलो, पूरा 6,000 ही विड्रॉ कर लिए। फोटो भेज दीजिए ना। ओके बच्चों, एक बार फोटो खींच लो जरा, ग्रुप में, दोनों ग्रुप में भेज दे बेटा। दूसरा बच्चा को हेल्प कराओ ना। आज शाम को मैं दोनों ग्रुप में ये वाला वो भेज दूंगा। सीएमए वाले बच्चों को चाहिए, सीए वालों के बच्चों के पास तो ये वाला मैट होगा ऑलरेडी। खाली ये टॉपिक का उन बच्चों को दोनों को करना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे सामान का दाम कितना हो गया? अच्छा, अपना कैपिटल कितना रहा? 12,000 ओपनिंग कैपिटल था, 6,000 कमाया, 6,000 विड्रॉ कर लिया, तो 12 ही तो बचा। और चीज के दाम के हिसाब से 2 रुपया 50 पैसा चीज का दाम हो गया। तो 6,000 यूनिट खरीदने के लिए 15,000 रुपया हम लोगों को चाहिए, पर अपने पास तो है ओनली 12,000। अपन शॉर्ट में है कि एक्सेस में है? अपन शॉर्ट में है। कितना रुपया शॉर्ट है? 3,000। तो अगर ड्राइंग 3,000 कम किए होते तो कैपिटल मेंटेन हो जाता। तो अब आपको समझ में आ गया टॉपिक क्या बोलने का खुशी से। अब लास्ट में देखो ना, मांगा क्या है? फाइंड रीटेन्ड प्रॉफिट एज पर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। क्या आंसर दोगे? -3,000। 15,000 माइनस 12,000 ना। इसको कैसे लिखेंगे आप मेरे साथ इसका राइटिंग करो। ओह सॉरी, उर्वशी ने बोला -3,000। ठीक, ये हो गया ना बच्चों? प्रॉफिट लिख दिए। अब आप 4 फिगर लिखो ऐसे करके। ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल। बारह हजार आया इसका फाइनल आंसर। बोलो कैसे लिखे? ओपनिंग कैपिटल के सामने 12,000, प्रॉफिट
6,000, ड्राइंग 6,000, हाँ दे दूंगा ना, क्लोजिंग कैपिटल 12,000। अब आप यहां नीचे लिखो रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर प्राइस इंडेक्स, जनरल प्राइस इंडेक्स नहीं, हाँ स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। अगर रिटेन्ड अर्निंग निकालने का सम आता है ना, तो ऐसा प्रेजेंटेशन करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे टीचर को सब कुछ दिख जाएगा कि हाँ आपने कौन सा चीज कैसे कैलकुलेट किया। ओके, ये क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। मैं मान लूँ ये चैप्टर कंप्लीट अपना, आप पूरा चीज समझे। कॉपी में कितने पेज का नोट है, टोटल कितना पेज हो गया आप लोगों का? 7-8 पेज हो गया, 4-5 पेज, 11, जितना भी हुआ। कल की क्लास में इसको एक बार रिवाइज करके आना। कल हमको डिस्कस नहीं करना, ठीक है, लेकिन आप तैयार रहें क्योंकि आप अपने लोग स्पेसिफिक एज सब में मूव करेंगे। ओके, आज के दिन ना ये मेरा होमवर्क है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 8, हाँ भेज रहा हूं, 4, 5, 6 एंड 8। ये पूरा 4, 5, 6 एंड 8 का एक फोटो ले लो। दे दिया, भेजा हो पूरे का? ओके, 7 तो हम लोगों ने बनवाया ना अभी। 4, 5, 6 एंड 8 सीए के बच्चों के पास तो ये बुक होगा, ठीक है। सीएमए वाले लोग इस फोटो से कर लेना। और हमको ये वाला बुक अभी नहीं चाहिएगा, जब चाहिएगा मैं आपको बोलूंगा। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर आफ्टर दिस।